नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साहित्य और सृजन की दुनिया में। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी है MCQ 7 जो कि भारतेंदु जो युग है हमारा उस पर आधारित है। यहाँ हम आधुनिक काल से संबंधित प्रश्नों की अपनी श्रृंखला शुरू कर चुके हैं। यानी इस वाली यूनिट में हम आधुनिक काल शुरू कर रहे हैं और इसमें पहला हम भाग लेकर के आए हैं भारतेंदु युग का। हम यहाँ पर भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, पहले सब अलग अलग युग से अलग अलग प्रश्नों को हम ले रहे हैं और उसके बाद हम यहाँ प्रैक्टिस सेट करेंगे। साथ ही हम कुछ विस्तार पूर्वक अपने जो क्लासेस हैं वो भी शुरू कर रहे हैं HPSC के लिए और आने वाली जो आगामी परीक्षा है हमारी UGC नेट की उसके लिए भी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। और अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स अगर आते हैं तो। पहला हम प्रश्न यहाँ शुरू करते हैं। ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली में रचना करने वाले भारतेंदु जी का उपनाम क्या है? ठाकुर। पहला ऑप्शन है ठाकुर, दूसरा ऑप्शन है रसा, तीसरा है बेनी और चौथा है अब्र। तो इसका सही उत्तर होगा गाइस ऑप्शन नंबर 2 रसा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन रसिक समाज के संस्थापक हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर ये। मैंने 2 प्रश्न ये रसिक समाज से लिए हैं। इस तरीके के प्रश्न अक्सर परीक्षा में आ जाते हैं। निम्न में से कौन रसिक समाज के संस्थापक हैं? नंबर 1 ऑप्शन है भारतेंदु, नंबर 2 प्रताप नारायण मिश्र, नंबर 3 बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, नंबर 4 ठाकुर जगमोहन। तो इसका सही उत्तर होगा गाइज ऑप्शन नंबर 3 बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला हमारा सवाल है, रसिक समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो रसिक समाज की बात कर रहे हैं तो रसिक समाज क्लियर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई और कहाँ हुई? ऑप्शन है 1874 मिर्ज़ापुर, 1875 प्रयाग, 1876 छत्तीसगढ़ और या 1877 उज्जैन। और इसका सही उत्तर होगा 1874 मिर्ज़ापुर। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, बंदर सभा बकरी बिलाप मूक प्रश्न किसके हास्य व्यंग्य प्रधान रचनाएं हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठाकुर जगमोहन, प्रताप नारायण मिश्र या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो ये हमारा 4th नंबर का सवाल है और इसका सही जवाब होगा, देखो बंदर सभा और बकरी बिलाप ये सभी लोगों को याद होंगे आप लोगों को। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के हास्य व्यंग्य प्रधान रचनाएं हैं। अगला हमारा सवाल है, रणधीर प्रेम मोहिनी भारतेंदु युगीन किस कवि का प्रमुख नाटक है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, पहले भी परीक्षा में आ चुका है। रणधीर प्रेम मोहिनी भारतेंदु युगीन किस कवि का प्रमुख नाटक है? ऑप्शन है यहाँ पर, पहला ऑप्शन है प्रेमघन, दूसरा ऑप्शन है श्रीनिवास दास, तीसरा ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त और चौथा ऑप्शन है ठाकुर जगमोहन। और इसका सही उत्तर होगा गाइज ऑप्शन नंबर 2 लाला श्रीनिवास दास। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन भूप नाम से कविताएं करता था? तो भूप नाम से कविता करने वाले कौन हैं इनमें से? श्रीनिवास दास, राय बहादुर लाला सीताराम, बाल मुकुंद गुप्त या राधा कृष्ण दास। तो भूप नाम से कविता करने वाले हमारे थे यहाँ पर राय बहादुर लाला सीताराम। अगला हमारा सवाल है, निम्न में से कौन आनंद कादम्बरी और नागरी नीरद पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो ऑप्शन है यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी या बालकृष्ण भट्ट। यहाँ आप लोगों को सही उत्तर बताना है। तीनों में से सही, चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला हमारा सवाल है, 8वां सवाल, चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविताएं करते थे? महत्वपूर्ण सवाल है ये भी। चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविताएं करते थे? रसा, अब्र, साहिब या लुधियानवी। तो उसका सही उत्तर है गाइज अब्र। हमारा 9वां सवाल है, निम्न में से किसने आधुनिक युग में भी मुकरी लिखने का कार्य किया? तो जैसा आप सभी को पता है, मुकरी लिखने का काम कौन किया करता था? हमारे अमीर खुसरो। और आधुनिक युग की मुकरी लिखने वालों में से किसको गिना जाता है इन चारों ऑप्शन में से? ठाकुर जगमोहन, बद्री नारायण चौधरी, बालकृष्ण भट्ट या भारतेंदु। तो इसका सही उत्तर है भारतेंदु। भारतेंदु जी जो है आधुनिक युग में मुकरी लिखने का कार्य उन्होंने किया है। मुकरियाँ जो कि अमीर खुसरो की मुकरियाँ आप लोगों ने देखी होंगी उसी तरह से। श्याम सरोजनी और ऋतु संहार निम्न में से किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों को देखना है, बताना है। रामकृष्ण वर्मा, श्रीधर पाठक, अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन।
तो श्यामा सरोजनी और यहाँ पर ऋतु संहार, 2 रचनाएं यहाँ हमारे सामने हैं और दोनों रचनाओं में जो इनके ऑप्शन हैं वो आप लोगों के सामने आ ही गए हैं। रामकृष्ण वर्मा, श्रीधर पाठक, अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 ठाकुर जगमोहन। अगला हमारा सवाल है यहाँ पर, वृंदावन से निकलने वाला भारतेंदु नामक पत्र किसने निकाला। तो देखो ये आप लोगों के लिए यहाँ पर 2 सवाल एक साथ निकल जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। ये पहली बात तो यहाँ भारतेंदु जी की आती है कि भारतेंदु के नाम से ये पत्र निकलता था, भारतेंदु नामक पत्र था। ये कहाँ से निकलता था, वृंदावन से निकलता था। तो एक तो यहीं पर सॉल्व हो जाता है प्रश्न। दूसरा आपका ये प्रश्न है ही, इसका उत्तर यहीं आएगा। तो राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, रामकृष्ण वर्मा या प्रताप नारायण मिश्र। तो 11वें सवाल का सही उत्तर है राधाचरण गोस्वामी। अगला हमारा सवाल है, भाव और मनोविकार पर हिंदी में शुक्ल जी से पूर्व निबंध लेखन करने वाला रचनाकार कौन है। तो 12वें सवाल का सही जवाब हमारा क्या होगा गाइज, प्रताप नारायण मिश्र या बालकृष्ण भट्ट, काशी प्रसाद खत्री या बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। तो इनका सही उत्तर हमारा होना है बालकृष्ण भट्ट। तो यहाँ नहीं है, प्रताप नारायण मिश्र इसका सही जवाब है और बद्री नारायण चौधरी ये प्रेमधन लिखा है, यहाँ प्रेमघन होगा। अगला हमारा सवाल है, बाल विधवा संताप किसका नाटक है। नंबर 1 ऑप्शन प्रताप नारायण मिश्र, नंबर 2 ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, नंबर 3 काशी प्रसाद खत्री और चौथा है बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। तो यहाँ पर सही उत्तर जो है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 काशी प्रसाद खत्री, बाल विधवा संताप। ठीक है, महत्वपूर्ण है ये भी बहुत। हालांकि यहाँ पर जितने भी सवाल हैं आप लोगों के भारतेंदु को कवर करने का प्रयास किया गया है, भारतेंदु युग को, और अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन यहाँ लिया गया है। अगला सवाल है, विधवा विलाप और भारत संगीत जैसे प्रसिद्ध रचनाएं निम्न में से किसकी हैं। विधवा विलाप और भारत संगीत, ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, राधाचरण गोस्वामी या श्रीधर पाठक, ठाकुर जगमोहन या प्रेमघन। और इसका सही उत्तर होगा गाइज राधाचरण गोस्वामी। नेक्स्ट हमारा सवाल है 15वां सवाल, हिंदी और संस्कृत की समस्या पूर्ति करने में दक्षता प्राप्त अंबिका दत्त व्यास को सुकवि की उपाधि किसने दी। देखो एक सवाल इस तरीके से पूछा गया है कि उसमें और जवाब भी छिप जाते हैं। हिंदी और संस्कृत की समस्या पूर्ति किसने की, अंबिका दत्त व्यास ने। ठीक है, अब यहाँ इसी सवाल के साथ सवाल जोड़ते हुए ये पूछा गया है कि सुकवि की उपाधि इनको किसने दी है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास, ठाकुर जगमोहन। तो सही उत्तर है इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला हमारा सवाल है, पीयूष प्रवाह वैष्णव पत्रिका के संपादक का क्या नाम है। पीयूष प्रवाह और वैष्णव पत्रिका, ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन और भारतेंदु। और इसका सही उत्तर होगा गाइज ऑप्शन नंबर 2 अंबिका दत्त व्यास। निसहाय हिंदू निम्न में से किसका प्रसिद्ध उपन्यास है। बहुत महत्वपूर्ण ये रचना है, अक्सर ये जो विधा है वो पूछ ली जाती है और गौ हत्या से संबंधित ये यहाँ पर रचना है। इसके अतिरिक्त भी गौ संकट से संबंधित बहुत सारी रचनाएं हमारे जो है भारतेंदु युग में हमें देखने के लिए मिलती हैं। एक समस्या उस समय यह भी थी और समस्या पूर्ति, क्योंकि यहाँ पर रचनाएं हुई हैं तो ये समाज की और विभिन्न समस्याओं को यहाँ पर केंद्र में रखा गया है। तो उसमें से एक गौ हत्या की भी समस्या थी। और निसहाय हिंदू निम्न में से किसका प्रसिद्ध उपन्यास है, ये सवाल पूछा गया है और इसका सही उत्तर आप लोगों को बताना है ऑप्शन देख करके। ऑप्शन है हमारे सामने, राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी, रामकृष्ण वर्मा। और इसका सही उत्तर गाइज होगा राधा कृष्ण दास। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वेदांत सूत्रों के व्याख्याकार ठाकुर जगमोहन सिंह के काव्य का मूल विषय क्या है। देखो यहाँ फिर मैंने सवाल को कुछ इस ढंग से लिखा है कि आपको एक सवाल से ही एक जवाब तो सवाल से ही मिल जाएगा। जो ठाकुर जगमोहन हैं उनके काव्य का मूल विषय क्या है, और दूसरी बात जो ठाकुर जगमोहन हैं वो वेदांत सूत्रों के व्याख्याकार हैं। सवाल अगर ये भी आ जाता है कि वेदांत सूत्रों के निम्न में से कौन व्याख्याकार हैं और कुछ 2-3 रचनाकारों के नाम दे दिए जाते हैं तो ठाकुर जगमोहन उसका उत्तर होगा। तो यहाँ इसी तरह सवाल को लिया गया है कि वेदांत सूत्रों के व्याख्याकार ठाकुर जगमोहन सिंह के काव्य का मूल विषय क्या है। तो इनका मूल विषय बताना है वीर रस और रुद्र रस, भक्ति और वैराग्य, श्रृंगार और प्रकृति चित्रण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा श्रृंगार और प्रकृति चित्रण। हिंदी नई चाल में ढली या फिर 1800
इस तरीके से भी लिख करके आ जाता है कि 1873 में हिंदी नई चाल में ढली। तो रामविलास शर्मा, भारतेंदु शुक्ल जी, ठाकुर जगमोहन, ये बहुत पुराना दरअसल सवाल है, बहुत काफ़ी से समय से ये आता रहा है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है गाइज, ये आप लोगों को नॉर्मली भी ये याद होगी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर ये आप लोगों के लिए सवाल लेकर के आई हूँ, क्योंकि ये प्रश्न जो है वो 2 तरह से पूछ लिया जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए कहीं ना कहीं ये प्रश्न यहाँ आप लोगों के सामने है। 1873 में हिंदी नई चाल में ढली, ये कथन तो भारतेंदु जी का आप सभी को पता है। नेक्स्ट जो है ये प्रश्न आ जाता है आपका कि 1873 ईस्वी में हिंदी नई चाल में नहीं ढली, ये कार्य बहुत पहले संपन्न हो चुका था। अगर खाली इतना ही आ जाए नहीं ढली तो भी आप लोगों को पता होना चाहिए ये किसने दिया, पूरी बात कही जाए तो भी पता होना चाहिए। शुक्ल जी ने, भारतेंदु जी ने, रामविलास शर्मा ने, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन ने। पहला जो ऑप्शन है, पहला वाला जो सवाल था उसमें तो था हिंदी नई चाल में ढली, और यहाँ पर सवाल है कि नई चाल में नहीं ढली। तो ये नहीं ढली वाली बात जो है वो किसने कही है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले में तो हमारा ऑप्शन उत्तर हुआ भारतेंदु, और दूसरे में यहाँ है रामविलास शर्मा। 21वां हमारा सवाल है, निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु युग की नहीं मानी जाती है? अंतर्विरोधों का साहित्य, समस्या पूर्ति, श्रृंगारिकता की चेतना। चौथा ऑप्शन है मार्क्सवादी विचारधारा का विकास। तो इसका सही जो जवाब है गाइज वो होगा ऑप्शन नंबर 4, मार्क्सवादी विचारधारा का विकास यहाँ देखने के लिए नहीं मिलता। 22वां सवाल है, कविता वर्धिनी सभा जो कि 1870 में जिसकी स्थापना हुई, कविता वर्धिनी सभा की स्थापना भारतेंदु जी ने कहाँ की? लखनऊ, अयोध्या, काशी या कानपुर। यहाँ पर 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, लखनऊ, अयोध्या, काशी या कानपुर। तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, कविता वर्धिनी सभा का अक्सर पूछ लिया जाता है, समय पूछ लिया जाता है, या किसने इसकी स्थापना की ये पूछ लिया जाता है। कहाँ इसकी स्थापना हुई है आपको ये बताना है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, काशी। 23वां हमारा प्रश्न है, भारत 12 मासा और देश दशा समसामयिक भारत के विषय में किसका प्रसिद्ध कविताएं हैं? किसकी ये प्रसिद्ध कविताएं हैं बतानी है। ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, राधा कृष्ण दास, अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन, प्रताप नारायण मिश्र। और इसका सही उत्तर होगा गाइज ऑप्शन नंबर 1, राधा कृष्ण दास। नेक्स्ट हमारा 24वां प्रश्न है, भारतेंदु जी ने मुकरियाँ और उर्दू की कविताएं किस भाषा में लिखी? 24वां ये सवाल है, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी या बघेली। तो जो इनकी भारतेंदु जी की मुकरियाँ हैं वो उर्दू की कविताएं किस भाषा में इन्होंने लिखी हैं आप लोगों को ये बताना है। तो इन्होंने खड़ी बोली में लिखी हैं। अगला सवाल है हमारा, वर्षा विनोद भारतेंदु जी की किस शैली में रचित कविता है? तो यहाँ पर शैलियाँ दी हुई हैं, स्यापा, पैरोडी, लावनी या प्रबंध गीति। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है वर्षा विनोद जो है वो एक स्यापा शैली, मतलब लावनी शैली में लिखी हुई है, यानी महाराष्ट्र की ये शैली है, नृत्य और संगीत से संबंधित ये शैली होती है। तो इसमें जो लेखन होता है वो गीतात्मक शैली में होता है। तो यहाँ वर्षा विनोद आपकी लावनी शैली में रचित रचना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला हमारा सवाल है, भारतेंदु जी की रचना बंदर सभा किस शैली में रचित है? भारतेंदु जी की रचना बंदर सभा किस शैली में रचित है? स्यापा, पैरोडी, लावनी या प्रबंध गीति। तो जो भारतेंदु जी की बंदर सभा है उसका जो रचना है वो पैरोडी में हुई है, पैरोडी शैली में। नेक्स्ट हमारा सवाल है जो कि 27वां हमारा प्रश्न है, और 27वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी कविता भारतेंदु जी की काबुल विजय के उपलक्ष्य में लिखी गई हर्ष उल्लास की कविता है? बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी कविता भारतेंदु जी की काबुल विजय के उपलक्ष्य में लिखी गई हर्ष उल्लास की कविता है। ऑप्शन यहाँ पर है, विजय बल्लरी, विनय प्रेम पचासा, प्रेम प्रलाप, विजय विजयिनी विजयंती। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है गाइज विजय बल्लरी। ठीक है, ध्यान रखना है आप लोगों को कि काबुल विजय के उपलक्ष्य में जो लिखी गई थी वो विजय बल्लरी लिखी गई थी। और एक सवाल और ऐसा आगे आने वाला है, उस पर भी ध्यान देना आप लोग। 28वां हमारा सवाल है, निम्न में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? श्यामलता, नंबर 2 देवयानी, नंबर 3 श्याम सरोजिनी, नंबर 4 जीर्ण जनपद। तो यहाँ पर जो इनकी रचना नहीं है ठाकुर जगमोहन सिंह की वह होगी जीर्ण जनपद, क्योंकि बाकी सब इन्हीं की रचनाएं हैं। जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं?
और ये ऑप्शन आप लोगों के सामने है राधाचरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो सही उत्तर इसका होगा बद्री नारायण चौधरी। जीर्ण जनपद और आनंद अरुणोदय ये बद्री नारायण चौधरी की रचनाएं हैं, प्रसिद्ध रचनाओं में से मानी जाती हैं गाइस। 30वां हमारा सवाल है, भारतेंदु जी ने निम्न में से कौन सी रचना मिस्र में तत्कालीन भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी थी। मैंने कहा था एक सवाल और ऐसा आएगा, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये मिस्र में तत्कालीन भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई है। और इससे पहली वाली जिस रचना पर हमने काम किया के बारे में हमने बताया था वो काबुल का था, ठीक है, उसमें काबुल के बारे में बात कही गई थी। तो यहाँ पर ये मिस्र के बारे में है कि भारतेंदु जी ने निम्न में से कौन सी रचना मिस्र में तत्कालीन भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी थी। नंबर 1 विजयिनी विजय वैजयंती, नंबर 2 फूलों का गुच्छा, नंबर 3 तदीय सर्वस्व और नंबर 4 विजय बल्लेरी। और इसका सही उत्तर होगा गाइज ऑप्शन नंबर 1 विजयिनी विजय वैजयंती। नेक्स्ट हमारा सवाल है, दादा भाई नौरोजी को जब विलायत में काला कहा गया तो किस भारतेंदु युगीन कवि ने विचलित होकर इस रंगभेदी मानसिकता का विरोध किया। निम्नलिखित पंक्तियाँ उसके बारे में लिखी, ठीक है। पंक्तियाँ क्या हैं कि अचरज होत तमहु सम गोरे बाजत कारे, तासो कारे कारे शब्द हूँ पर हैं बारे। तो दादा भाई नौरोजी को जब विलायत में काला कहा गया था तो भारतेंदु युग के कौन से ऐसे कवि थे जिनको बहुत बुरा लगा था और उन्होंने इस पर एक कविता रच डाली थी। और इसमें ऑप्शन आप लोगों के सामने है भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त या फिर प्रेमघन। और इसका सही उत्तर होगा गाइज बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला हमारा सवाल है, माधवी और रूप रतन हुस्ना नागरी किस युग की कवियत्रियाँ हैं। अब यहाँ तो क्योंकि हम भारतेंदु युग की रचनाएं कर रहे हैं तो ओबियसली भारतेंदु युग की होंगी, लेकिन अगर यही किसी मिक्स हमारी प्रैक्टिस सेट में ये सवाल आ जाता है तो थोड़ा कंफ्यूज कर जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। माधवी और रूप रत्ना हालांकि काम बहुत अधिक नहीं है, लेकिन ये महिला साहित्यकारों की वजह से, कवित्रियों की वजह से ये अक्सर पूछ लिया जाने वाला सवाल है। 33वां हमारा प्रश्न है, भारतेंदु ने निम्न में से किस नाटक में अभिनय किया था। भारतेंदु जी ने निम्न में से किस नाटक में अभिनय किया। प्रेम जोगिनी, श्री चंद्रावली, जानकी मंगल या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है आप लोगों को बताना है और इसका सही उत्तर होगा गाइज ऑप्शन नंबर 3 जानकी मंगल। नेक्स्ट हमारा सवाल है, भारतेंदु युग की कविता में किस भाषा की प्रधानता देखने के लिए मिलती है। हालांकि भारतेंदु युग तक उर्दू फारसी भी बोली जाती थी, उर्दू फारसी लिखी भी जाती थी, ब्रज का भी बोलबाला था और खड़ी बोली की का भी प्रारंभ हो गया था। किंतु आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो भारतेंदु युग है, ठीक है, भारतेंदु युग में जो रचनाएं हैं वो 2 भागों में बढ़ गई थी। आपको जो रचनाएं हैं वो 2 भागों में याद करनी होती हैं। भारतेंदु युग से पहले आपको काव्य रचनाएं मिलती हैं, गद्य रचनाएं देखने के लिए नहीं मिलती हैं। लेकिन भारतेंदु युग से आरंभ हो जाता है गद्य लेखन का, ठीक है, गद्य भी हो जाता है और पद्य भी हो जाता है। और गद्य पद्य में क्या खासियत होती है, जो गद्य होता है उसके लिए भारतेंदु युग में प्रयोग हुआ है खड़ी बोली का, और जो पद्य रचनाएं हैं उसके लिए प्रयोग हुआ है ब्रज भाषा का। तो अधिकांशतः यही हुआ है भारतेंदु युग में, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जहाँ पर पद्य को भी खड़ी बोली में लिखने का प्रयास किया गया है। पर फिर भी जो भारतेंदु युग की कविताएं हैं वो ब्रज में लिखी गई हैं और जो उनकी गद्य हैं वो खड़ी बोली में लिखे गए हैं। तो भारतेंदु युग की कविता किस भाषा में की प्रधानता उसमें देखने के लिए मिलती है, तो उसका सही उत्तर होगा ब्रज। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किस भाषा की प्रधानता है, तो ब्रज की प्रधानता नहीं कहेंगे, माफ़ कीजिएगा, यहाँ मैं सवाल को थोड़ा सा गलत कर गई, सब कुछ और ही समझ करके यहाँ चल रही थी। दरअसल भारतेंदु युग की जो कविता है उसमें बताया गया किस भाषा की प्रधानता है। तो प्रधानता उस समय जो है आ तो बेशक गई थी हमारे यहाँ पर कहना चाहिए खड़ी बोली, लेकिन प्रधानता यहाँ ब्रज की ही चलेगी, ठीक है, क्योंकि ब्रज आ गई थी उस समय पर, यानी ब्रज मतलब पहले से थी, खड़ी बोली बेशक आई थी लेकिन ब्रज को पहले से थी, तो ब्रज को ही यहाँ पर प्रधानता दी गई है भारतेंदु युग में। लेकिन आते आते द्विवेदी युग में हम देखते हैं कि जो ब्रज है वो कम हो जाती है और खड़ी बोली अपनी चरम पर आ जाती है, क्योंकि द्विवेदी युग में तो हुआ ही भाषा पर काम है। भारतेंदु युगीन गद्य किस भाषा में लिखा गया है, ये अगला सवाल है हमारा।
भारतेंदु युगीन गद्य किस भाषा में लिखा गया है? तो जैसा हम अभी बात कर रहे थे कि जो गद्य है वह खड़ी बोली में लिखा गया और जो पद्य है वो ब्रज में लिखा गया। कविताएं जो हैं वो कविताओं की जो प्रधानता मिली है वो ब्रज में मिली है। अगला हमारा सवाल है, रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु युग की कविता को किस नाम से विश्लेषित करते हैं? नंबर 1 नई धारा, नंबर 2 काव्य धारा, नंबर 3 ब्रज धारा, नंबर 4 आधुनिक धारा। तो इसका सही उत्तर होगा गाइज ऑप्शन नंबर 1 नई धारा। हमारा 37वां सवाल है, भारतेंदु युग का 1850 ईस्वी से सीमा निर्धारण किसने किया है? भारतेंदु युग का भारतेंदु जी के जन्म के साथ जो है बहुत सारे रचनाकारों ने इसका सीमा निर्धारण किया है। तो यहाँ देखिएगा आचार्य शुक्ल जी, बच्चन जी, नगेंद्र जी या लक्ष्मी सागर जी किसने किया है? तो लक्ष्मी सागर जी से जो है इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो लक्ष्मी सागर जी ने इसका सीमा निर्धारण 1850 से किया है। अगला हमारा सवाल है, गौ संकट एकांकी नाटक किसका है जिसमें अकबर द्वारा गौवध किए जाने का जो है उल्लेख यहाँ पर हुआ है? और गौ संकट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो अंबिका दत्त व्यास या लाला सीताराम, किशोरी लाल गोस्वामी, कार्तिक प्रसाद खत्री। तो अंबिका दत्त व्यास इसका सही उत्तर है गाइस। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये गौ संकट का। ये एक एकांकी नाटक है, ये भी आप लोगों के लिए एक सवाल तैयार, यहाँ पर जवाब तैयार हो जाता है। साथ ही अकबर द्वारा गौवध भी बंद किए जाने के लिए लेकर के ये एकांकी लिखी गई थी, किसने लिखी है ये भी। तो 3-4 सवाल इस एक ही सवाल के अंतर्गत आ जाते हैं। हमारा 39वां सवाल है, लवंग लता व आदर्श बाला, कनक कुसुम व मस्तानी भारतेंदु युगीन किस लेखक का उपन्यास है? लाला सीताराम, अंबिका दत्त व्यास, किशोरी लाल गोस्वामी या कार्तिक प्रसाद खत्री। तो यहाँ इसका सही उत्तर गाइस होगा हमारा किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक है, लवंग लता और आदर्श बाला किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। अगला हमारा सवाल है, निम्न में से किसे हिंदी का कानन डायल कहा जाता है? तो हिंदी के कानन डायल की बात करें तो ऑब्वियसली एक ही नाम सबसे ऊपर आता है। ऑप्शन भी बताने की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ गोपाल राम गहमरी है। आप लोगों को सबको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो टीजीटी पीजीटी के लेवल का क्वेश्चन तो ये है ही। राधाचरण गोस्वामी का निम्न में से प्रसिद्धि का कारण क्या था? तो राधाचरण गोस्वामी क्यों प्रसिद्ध थे? क्योंकि उन्होंने 11 नवंबर 1887 ईस्वी में हिंदुस्तान में खड़ी बोली का विरोध किया था, या फिर खड़ी बोली आंदोलन में साथ दिया था, या वृंदावन जन्म स्थान में उनका जन्म हुआ था इसलिए, या बांग्ला उपन्यासों के अनुवाद के कारण। तो यहाँ 4 ऑप्शन है और इसमें से 4 ऑप्शन में से सही उत्तर है 11 नवंबर 1887 ईस्वी में हिंदुस्तान में खड़ी बोली का विरोध इन्होंने किया था। इनके अनुसार खड़ी बोली में भावों को प्रकट नहीं किया जा सकता है काव्य में। काव्य केवल ब्रज में काव्य को आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, उसमें भाव मौजूद हो सकते हैं। तो इन्होंने इस चीज़ का विरोध किया था। अगला हमारा प्रश्न है 42वां प्रश्न, श्याम स्वप्न किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? श्यामा स्वप्न तो राधाचरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्णदास। यहाँ 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं और सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर 2 ठाकुर जगमोहन। नेक्स्ट हमारा सवाल है यहाँ पर भारत दूरदर्शा, कई बारी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं लिखने में, ये टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, तो इस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। भारत दूरदशा, कली कौतुक और हटी हमीर, जुआरी ख्वारी जैसी प्रसिद्ध नाट्य रचनाएं के जो रचनाकार हैं या कवि हैं वो कौन है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है आप लोगों के सामने राधाचरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन, प्रताप नारायण मिश्र और राधा कृष्णदास। तो इसका सही उत्तर होगा गाइज ऑप्शन नंबर 3 प्रताप नारायण मिश्र। भारत दूरदशा, कली कौतुक, हटी हमीर, जुआरी ख्वारी जैसी प्रसिद्ध नाट्य रचनाएं इन्होंने लिखी हैं और निबंध और नाटक बहुत अधिक प्रसिद्धि का कारण इनका बने हैं। अगला हमारा 44वां प्रश्न है आनंद कादम्बनी नामक पत्र 1881 को मिर्ज़ापुर से किसने निकाला था? आनंद कादम्बनी 1881 को मिर्ज़ापुर से किसने निकाला था? तो इसका स्थान मिर्ज़ापुर है और इससे संबंधित एक प्रश्न पहले भी पूछ सके हैं हम। और प्रकाशन इसका वर्ष 1881 है और किसने इसको जो है प्रकाशित किया था? प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन, बालकृष्ण भट्ट या लाला श्रीनिवास दास। तो बद्री नारायण चौधरी जो है उनकी ये पत्रिका थी।
45वां ये हमारा प्रश्न है, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान। बहुत महत्वपूर्ण ये रचनाएं हैं। ये किस विधा में की रचनाएं हैं? ना काव्य की, नाटक की, यात्रावृत्तांत या उपन्यास की। आपको इनमें से एक चीज़ बतानी है, क्या सही है। तो नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान बाल कृष्ण भट्ट की उपन्यास से संबंधित ये हमारी विधाएं और बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अक्सर एग्जाम में, परीक्षा में जो है साथियों ये पूछ ली जाती है। 46वां हमारा सवाल है कि वे गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे और कभी कभी ऐसे पेचीले मजमून मानते थे कि पाठक एक एक डेढ़ डेढ़ कॉलम के लंबे वाक्य में उलझा रह जाता था। विलक्षण शैली का गद्य लेखक कहते हुए यह कथन शुक्ल जी ने किसके लिए कहा है? तो ये प्रताप नारायण मिश्र जी के लिए या बद्री नारायण चौधरी के लिए, बालकृष्ण भट्ट या लाला श्रीनिवास दास। तो इसका सही उत्तर होगा गाइस बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला हमारा 47वां प्रश्न है, सब धन लिए जात अंग्रेज, हम केवल लेक्चर में तेज और अपने देश के प्रति है चिंता किस लेखक ने इन पंक्तियों में व्यक्त की है? ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास। तो इसका सही उत्तर होगा प्रताप नारायण मिश्र। अगला हमारा सवाल है, भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना किसने की? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना किसने की? और मतलब एग्ज़ाम में पहले भी पूछा जा चुका है ये। भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना लच्छीराम ने की है या किशोरी लाल जी ने, लाला सीताराम ने या बाबू तोताराम ने? तो बाबू तोताराम जो है इसका सही उत्तर है। और अगला हमारा सवाल है, साहित्य की दृष्टि से किशोरी लाल गोस्वामी को हिंदी का पहला उपन्यासकार कहना चाहिए, यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल जी का या फिर डॉक्टर नगेंद्र रामविलास शर्मा या फिर भारतेंदु जी? तो इसका सही उत्तर होगा गाइज आचार्य शुक्ल जी। साहित्य की दृष्टि से किशोरी लाल गोस्वामी हिंदी का मतलब जो पहला उपन्यासकार उनको माना है, कहना चाहिए, ऐसी बात कही है आचार्य शुक्ल जी ने। तिलस्मी एयारी उपन्यासों का प्रवर्तक निम्न में से किसे माना जाता है? तिलस्मी एयारी उपन्यासों की बात चल रही है तो ऑटोमेटिकली सभी के दिमाग में जो है कहीं ना कहीं जो बात आ जाती है वो आ जाती है चंद्रकांता से संबंधित। और यहाँ पर चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री बहुत महत्वपूर्ण नाम है, किसी न किसी रूप में इनसे ये सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है भारतेंदु युग में। तो गाइज इस तरीके से ये 50 सवालों की हमारी MCQ बहुविकल्पीय आज हो चुका है। 7 MCQ हम यहाँ कर चुके हैं। इससे पहले वाले जो 6 MCQ हमारी लिस्ट है 2024-25 वाले नए MCQ, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूँगी। अगर वीडियोज़ पसंद आती हैं और आप लोग चाहते हैं इसी तरह की वीडियो आती रहें और आप एक विस्तार पूर्वक भी अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।